नमस्कार दोस्तों। आज हम अनुच्छेद का टोटल अनुच्छेद जो है आज हम पूरा देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो एग्ज़ाम है आपका बहुत ही नज़दीक है। आप फास्ट रिवीजन की ज़रूरत है आपका। तो वाइल्ड फायर के हिसाब से, क्या इसके हिसाब से वाइल्ड फायर की तरह जो है आपको जो है ये पढ़ना है अनुच्छेद। ठीक है, ये टोटल कितने होते हैं अनुच्छेद भाई? तो 395 है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। मैं टोटल डिटेल्स से तो नहीं बताऊँगा, बट हाँ इतना ज़रूर बताऊँगा कि किस अनुच्छेद में क्या है और किस भाग में भी आता है। याद रखिएगा किस भाग में आता है, साथ में साथ जो है किस आर्टिकल का आता है, ये सारा चीज़ आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, और ये फास्ट रिवीजन होगा, एकदम फास्ट। आपको चाहे 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, जो लगे आपको जो है अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, 1 से 2 बार रिवीजन करना है आपको। सिर्फ इसको बस देखते रहना, सुनते रहना है सिर्फ। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सुनने का काम करना है। तो स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? तो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, साथ ही साथ भाग भी देख लेंगे। ठीक है, और हम इसका जो PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाग 1 में देखते हैं। तो भाग 1 जो है आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। कितना तक? 1 से लेकर 4 तक में आपका भाग 1 आता है। अब चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो इसमें जो है लिखा है कि संघ का नाम लिखा है, साथ ही साथ जो है राज्य का क्षेत्र है, और उपबंधित करता है कि हमारे अर्थात इंडिया का जो है ना, इंडिया जो है हमारा क्या है? तो राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब क्या है? एक राज्यों का संघ, मतलब राज्यों से जुड़ा हुआ सब है। ये अलग नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? ये अलग नहीं हो सकते। ठीक ना। अगला है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कोई भी नया राज्य बन सकता है, कोई भी हमारा देश जो है इसमें प्रवेश कर सकता है। मतलब मान लीजिए आगे चलकर तो हमारा भाई ये पाकिस्तान तो बनवे करेगा, आएबे करेगा। नेपाल हो, भूटान हो, ये सारे जो अखंड भारत में आते थे, बाद में आकर ज्वाइन होंगे ही होंगे। तो ये सारे देश जो हैं, इनके राज्य जो है हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन, अंतर्गत संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास करके किसी भी राज्य का निर्माण और किसी वर्तमान राज्य का क्षेत्र सीमा में नाम में परिवर्तन का अधिकार है। मतलब जो आपका अंदर का राज्य हुआ है ना, उसे बांट भी सकते हैं, मिला भी सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका बहुत से, और साथ साथ जो है विदेशी जो है, विदेश मतलब कि विदेश है, उसको जो है अपने में मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो पहले ये सिक्किम था, ये अलग सा देश था। क्या था? अलग सा देश था, बट उससे जो है मिला लिया गया 1975 में। ठीक है, ठीक इसी तरह जो है कोई भी देश का जो है राज्य को भी, छोटा सा जगह को भी हम लोग मिला सकते हैं। किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से। और इसमें आपका राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि पहली सूची और चौथा अनुच्छेद क्या कहता है? पहली सूची, चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुशासनिक परिणाम विषयों को बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं। ठीक है, चलते हैं भाग 2 में। भाग 2 की क्या कहता है? तो नागरिकता कहता है। क्या कहता है? नागरिकता कहता है, जो कि 5 से 11 तक के आता है। अनुच्छेद 5 क्या है? तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। क्या है? अनुच्छेद 5 क्या कहता है? तो आपका नागरिकता होना चाहिए। 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। जो 1947 के आसपास हुआ था ना, उसी के आधार पर यह रखा गया है कि जब कुछ वहाँ पे इधर उधर गए थे, तो उसके लिए था ये सब। आगे है अनुच्छेद 7 कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देना। सब उसी के समय का लिखा हुआ ही सब है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। भारत के बाहर जो भी रहते हैं वो आकर रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन रहते हैं उसे पूरा करके जो है आप यहाँ जो है रह सकते हैं। 9वां कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर व्यक्तियों को नागरिक ना होना। मान लीजिए आप इंडिया छोड़ के कहीं बाहर चले गए, वहाँ की नागरिकता ले लिए, तो आपका इंडिया की नागरिकता ऑटोमेटिक जो है खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है 10वां जो है नागरिकता का अधिकार का बना रहना। आपका नागरिकता जो है अधिकार जो है हमेशा बना भी रहेगा। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है, और संसद ने इस अनुच्छेद द्वारा जो है प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भी बनाया था। नेक्स्ट है भाग 3 मूल अधिकार। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से। भाग 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अंतर्गत आते हैं फंडामेंटल राइट आपका मूल अधिकार। तो 12 से शुरू करते हैं। तो 12 में क्या है आपका कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए जो है राज्य शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? तो राज्य शब्द का जो है परिभाषित किया गया है। भाग 13 क्या कहता है? तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना ही कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब मूल अधिकार में भी है बांटा गया है। तो पहले 7 तरीका था, अब कितना तरीके हो गए? 6 तरीका। संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया।
और बचे हैं कितने अभी, तो टोटल 6 अधिकार बचे हुए हैं। तो देखिए पहला क्या था कि समानता का अधिकार, ये किसके अंदर आता है, तो मूल अधिकार के अंडर में आता है। तो समानता का अधिकार पहला है जो कि आपका 14 से 18 के बीच में होता है। तो 14 को देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि विधि की समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। याद रखिएगा, समक्ष समानता तथा विधियों का सम्मान। 15 कहता है कि धर्म हो, मूलवंश हो, जाति हो, लिंग है या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद या प्रतिषेध होता है। किसका, तो अनुच्छेद 15 पे। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की समानता होती है। किसकी समानता होती है, तो अवसर की समानता होती है। 17 क्या कहता है, तो अस्पृश्यता का अंत है। क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, मतलब छुआछूत नहीं हो सकता। छुआछूत को कांड कीजिएगा तो जेल जाइएगा भाई। पहले क्या होता था कि छुआछूत की बीमारी होती थी, मतलब कि कोई उच्च जात छोटी जात को जो है छूने को नहीं चाहता था, इसे कहते हैं छुआछूत। नेक्स्ट है 18 का है उपाधियों का अंत, मतलब आप खुद से जो है उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं बाहर जाकर या कहीं से भी, जब तक सरकार आपको कहे नहीं। सरकार परमिशन देगा तभी आप ले सकते हैं, वरना आप जो है उपाधि नहीं ले सकते। और जो उपाधि मिलती है वो सभी सरकार के द्वारा ही दी जाएगी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। बोलने की आपकी आज़ादी है, लेकिन ऐसा नहीं बोलिए कि आपकी आज़ादी खत्म हो जाए बोलने वाले भी, ठीक है। नेक्स्ट है 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। मतलब आपको जो है अपराध जब किए रहते हैं तो उसका जो है संरक्षण भी मिलता है, मतलब आपको जो है जेल में नहीं मारा जा सकता। इन सभी बातों को लिखा गया है कहाँ पर, तो अनुच्छेद 20 में लिखा गया है। नेक्स्ट है 21 में, अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आपका जीने का अधिकार है, आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। ये भी जानते हैं, कड़ा कानून है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर बच गए तो जेल हो जाइएगा। नेक्स्ट आपका 21 का 1 क्या है, 21 का क क्या कहता है कि 2002 में ये आया था कि बालकों को जो 6 से लेकर 14 साल के अंतर्गत आते हैं उनको जो है शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और ये जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, इसमें जो है ना ये अधिनियम को लागू करके जो है कानून ला दिया गया था। कब तो हुआ था, 2002 में हुआ था, याद रखिएगा 2002 में हुआ था। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दिशाओं में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, मतलब आपका जो है एक अपराध का एक ही दंड मिल सकता है। इन सभी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें आपका है कि मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार की जो प्रतिषेध है, मतलब जो है आप बच्चे को जो है ना आप बलात्कार मतलब कि ज़बरदस्ती किसी से काम करवा नहीं सकते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बालकों पर यह लागू होता है कि 14 साल से कम उम्र के जो बालक है उन्हें कारखानों आदि जगह पर जो है आप काम नहीं लगा सकते। अगर लगाइएगा तो कानून के तहत आपको जेल और साथ में पैसा भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगला है आपका धर्म की स्वतंत्रता या का अधिकार, राइट टू फ्रीडम रिलीजन। 25वां अनुच्छेद कहता है कि अंत कारण कि धर्म के अबोध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप धर्म कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण अपना सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। कर जो है आपको टैक्स नहीं दिया जाता है, कोई भी धर्म का जो मंदिर बनता है उसको टैक्स से मुक्त रखा जाता है। नेक्स्ट 28 की कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता होती है, ठीक है। ये सारे अनुच्छेद 28 में लिखे हैं। नेक्स्ट है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। अल्पसंख्यक मतलब वो कि जैसे कि अभी कोई 100 में से 80% कोई एक रिलीजन है, बट जो 20% रिलीजन में आते हैं उसको क्या कहते हैं, तो अल्पसंख्यक के रूप में रखा जाता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका 31 का संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है इसे जो है हटा दिया गया था। 31 का क कहता है कि संपदाओं आदि का वर्जन के लिए जो है ना उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद 31 का ख जो कहता है कि कुछ अधिनियम में विनियमों का विधि मान्यकरण होना चाहिए। 31 का ग कहता है कि कुछ निर्देशक तत्वों के प्रभावी करने वाले विधियों की व्यावृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट 31 का घ कहता है कि राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति होनी चाहिए।
नेक्स्ट आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो 32 कहता है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 को जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने क्या कहा था कि तो इसे जो है संविधान का आत्मा कहा है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 32 का कहता है कि राज्य विधियों की संवैधानिकता वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाई का विचार न किया जाना चाहिए। 33 कहता है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को बलों को आदि लागू होने को रूपांतरित करने की संसद की शक्ति होनी चाहिए। 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना सीधी विधि पर्वत तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निबंधन होता है। अनुच्छेद 35 कहता है कि भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान अस्पृश्यता तथा बालाश्रम के लिए संसद के ने इस अनुच्छेद के तहत जो है दंड का प्रावधान भी दिया है। आगे देखते हैं भाग 4 की ओर चलते हैं। भाग 4 जो है आपका क्या कहता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि चलिए एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार कहता है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा जो है भाग 4 में अर्थात नीति निर्देशक तत्व भी लागू होगी। 37 कहता है कि भाग 4 में अंतर्विशिष्ट तत्वों को लागू होना अर्थात राज्य का वह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों की विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो सकता। मतलब कि बहुत से ऐसी चीज़ होते हैं जैसा कर्तव्य करना आपका ज़रूरी होता है, लेकिन आप जो है अगर उल्लंघन हो जाए तो आप जाके जो है उसे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते लेकिन वहीं अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ रहता है आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, बट ऐसा इसमें नहीं है। आगे कहता है अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाइएगा। आगे है 39 की राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व भी हैं 39 में। 39 के कब बोलता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संशोधन अधिनियम के 1976 द्वारा जो है अंतस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए। किसमें? ग्राम पंचायत का जिक्र है तो 40 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं के लिए प्रसूति सहायता का भी उपबंध इसमें किया गया है। 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी आदि का इसमें जिक्र किया गया है। 43 के क कहता है कि उद्योगों के में जो प्रबंध में कामगारों की भागीदारी होगी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसे अंतस्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 43 का ख कि संविधान 97 संशोधन 2011 द्वारा इसे जो है स्थापित किया गया था। माफ़ कीजिएगा। 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। ये लागू भी कर दिया गया है लेकिन हर जगह लागू नहीं है अभी। 45 कहता है अनुच्छेद 45 के आरंभिक शिशुत्व व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध भी दिया जाए। और ये जो दिया गया है ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है प्रस्तापित किया गया है। 46 अनुच्छेद कहता है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों के लिए जो है अभिवृद्धि होनी चाहिए। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। नेक्स्ट 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन बनाना चाहिए। किसमें? तो 48 में। 48 के क कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का रखना 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे जो है स्थापित लाया गया था। 49 में क्या कहता है? तो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण होना चाहिए। 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब बंटवारे आधा आधा पावर में। आगे है 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि भी होनी चाहिए। भाग 4 के क की ओर चलते हैं। तो भाग 4 का क कहता है आपका मौलिक कर्तव्य कहता है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है आपका। इसमें है
कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51 का क कहता है कि मूल्य कर्तव्य जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। कब? तो 1976 द्वारा जो इसे जो है स्थापित किया गया था। मूल कर्तव्य को टोटल कितने हैं? तो 11 हैं मूल कर्तव्य। कितने हैं? 11 है। नेक्स्ट आप चलते हैं भाग 5 जो कि यूनियन होता है। यूनियन आएगा, इसके बाद आपका स्टेट आएगा, ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो पहला यूनियन में देखिए क्या आते हैं। तो यूनियन में आपका सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है? तो भाई तो राष्ट्रपति का पोस्ट होता है। किसका पोस्ट होता है? तो राष्ट्रपति का पोस्ट होता है। अब चलते आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति है होना चाहिए। 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 कहता है कि उनकी कार्यपालिका शक्ति भी होनी चाहिए। 54 कहता है कि उनका निर्वाचन के हिसाब से भाई जो मतलब निर्वाचन के हिसाब से जो है उन्हें आना चाहिए। 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होनी चाहिए, किस तरीक़ा से वे निर्वाचन होंगे। 56 कहता है कि उनकी पदावधि मतलब समय कितने दिन तक वो उस पद पर रहेंगे। 57 कहता है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता होंगी, मतलब दोबारा भी ये चुने जा सकते हैं, बन सकते हैं। 58 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ, मतलब कि उनकी क्या क्या कंडीशन है उनके राष्ट्रपति बनने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना चाहिए तथा कोई भी राज्य के पद पर धारण न करना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति जब बनेंगे तो आप जो है कोई भी ऐसे पद पर या लाभ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाना चाहिए। और 61 में बस वही कहता है कि महाभियोग चला के निकाल दिया जाना चाहिए। 62 कहता है राष्ट्रपति के पद के रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदविद्या भी होनी चाहिए। मतलब कि जो खाली हो जाएंगे, मतलब टाइम खत्म होने के बाद जो है तुरंत से तुरंत इतना फास्ट करना कि अगला राष्ट्रपति मिल जाए उनके खत्म होते हुए, मतलब पद खाली नहीं रहना चाहिए। आगे है आपका उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। 63 कहता है कि उसमें भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति का सभा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ना कि लोकसभा का। 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके मूल्यों का निर्वहन करना, मतलब कर्तव्य का निर्वहन करना। मतलब कि अगर राष्ट्रपति कहीं चले जाए या कुछ भी हो जाए तो उसका प्रभार कौन संभालेंगे? तो उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे। नेक्स्ट है 66 अनुच्छेद कहता है कि इनका निर्वाचन किस तरीका से होना चाहिए। 67 में कहता है कि उनकी समय सीमा कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है 68 में कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप क्या होना चाहिए। 70 कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन होना चाहिए। 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय होनी चाहिए। 72 कहता है कि क्षमा आदि का कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। 73 कहता है कि संघ की कार्यिका शक्ति का विस्तार भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में है 74 में कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद होती है। 75 कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भी है। चलते हैं आगे भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ने के लिए। तो अनुच्छेद 76 से इनका शुरू होता है। तो 76 कहता है कि 76 में जो है भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के कार्य के संचालन, इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई यहाँ राष्ट्रपति के नाम पर से ही जो है की जाएगी। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। नेक्स्ट है आपका संसद से। संसद का 79 कहता है आपका संसद का गठन होना चाहिए। 80 कहता है कि राज्यसभा की संरचना होनी चाहिए। 81 कहता है लोकसभा की संरचना होनी चाहिए। 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन व राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः संयोजन होना चाहिए। 83 कहता है संसद के सदनों की अवधि क्या होनी चाहिए, वो बताया गया है 83 में। 84 में कहता है कि संसद के सदस्य के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, वो बताया गया है। 85 में कहता है कि संसद के 17 आसन और विघटन भी होनी चाहिए। 86 कहता है सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का
राष्ट्रपति का अधिकार भी होना चाहिए। अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भी होना चाहिए। अनुच्छेद 88 कहता है कि सदन के बारे में मंत्रियों और महान्यवादी के बोलने व भाग लेने किंतु मत न देने का भी जो है अधिकार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संसद के अधिकारी ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट 89 कहता है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होना चाहिए। अनुच्छेद 90 कहता है कि उपसभापति का पद जो है रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना भी किसमें लिखा है, तो 90 में लिखा हुआ है। 91 कहता है आपका कि सभापति के पद का कर्तव्य का पालन करना यह सभापति के रूप में कार्य करने के सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति भी है। 92 कहता है आपसे कि जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने या कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना ही, ये लिखा हुआ है किसमें, तो 92 में। 93 में लिखा है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। 94 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो है रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये सभी किस चीज़ में है, तो 94 में लिखा हुआ है। 95 में लिखा है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की अन्य व्यक्तियों की शक्ति भी इसमें बताई गई है। 96 लिखता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 कहता है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में लिखा हुआ है। 98 कहता है सांसद के सचिवालय का कार्य संचालन होना। अनुच्छेद 99 कहता है कि सदस्यों द्वारा शपथ या एवं प्रतिज्ञान होना चाहिए। अनुच्छेद 100 कहता है कि सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति भी होनी चाहिए। अब चलते हैं सदस्यों के निर्हरताएँ, मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। 101 कहता है कि स्थानों का रिक्त होना। 102 कहता है सदस्यों के लिए निरंतर है। 3 कहता है सदस्यों की निरंतरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, यह विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन उद्योग की राय से करता है। अनुच्छेद 104 कहता है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने पर प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने का भी शास्ति होनी चाहिए। आगे देखते हैं तो सांसद और उसके सदस्यों की शक्ति का विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। तो अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार की बात की गई है किसमें, तो 105 में की गई है। 106 में कही गई है सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। 107 है विधायी की प्रक्रिया। देखते हैं तो 107 में कहता है कि विधायकों को क्या है, विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। 108 कहता है कुछ दशाओं में दोनों की संयुक्त बैठक किसके अनुसार होगी, ये बहुत बार पूछता है आपका 108। 109 कहता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 भी पूछता है बहुत बार, धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। और 111 पूछेगा कि विधेयक की राष्ट्रपति की अनुमति भी होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया क्या होती है फाइनेंशियल मैटर के बारे में। तो 112 में क्या है, तो आपका बजट का जिक्र है। क्या है, बजट का जिक्र है, ये पूछता है आपसे, बजट का जिक्र है। 13 है संसद के प्राकरणों के संबंध में प्रक्रिया। 14 है आपका विनियोग विधेयक है। 15 में है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के लिए। 16 में है लेखानुदान, प्रत्यनुदान और अपवादानुदान। 17 कहता है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। और 18 कहता है कि प्रक्रिया के जो नियम क्या है उनके बारे में बताया गया है। 19 कहता है 119 कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया या विधि द्वारा जो है विनियमन होना चाहिए। अनुच्छेद 120 कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसके अनुसार संसद के कार्य हिंदी है या अंग्रेजी में किया जाएगा। 121 कहता है संसद में चर्चा पर निबंधन होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में बताया गया है। वहीं 122 की बात करें तो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ये लिखा हुआ है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, तो 123 में जो है सांसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में लिखा गया है। तो 123 में लिखा गया है। संघ की न्यायपालिका, अब देखिएगा 124 में कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन होना चाहिए। 125 कहता है कि न्यायाधीशों का वेतन आदि के बारे में लिखा है। 126 कहता है कि कार्यकारी मुख्य नियुक्ति न्यायमूर्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। 127 कहता है न्यायमूर्तियों की नियुक्तियाँ होनी चाहिए। 128 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति भी होनी चाहिए। 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख जो है न्यायालय होगा। ठीक है। 130 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होना चाहिए, उसके बारे में है। 131 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता क्या होनी चाहिए। 131 के क कहता है कि केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अन्य अधिकारिता क्या होगी। 132 कहता है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीला अधिकारिता के बारे में लिखा गया है। 133 कहता है कि उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों में से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। नेक्स्ट है 134 कहता है दंडिक विषय में उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, क्या कहता है कि दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 का क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे है 135। मैं बोल देता हूँ कि सारा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, जो आपको जब डिटेल से पढ़े होंगे तब आपको मालूम होगा सारा डिटेल नहीं होगा, लेकिन यहाँ मैं सारा डिटेल से बता रहा हूँ एक एक करके कौन कौन सा अनुच्छेद है सभी में। ये नहीं कहता हूँ कि कौन किस में आएगा कौन नहीं आएगा। ठीक है, जो ज़्यादा पूछेगा उसको मैं टिक मारता रहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो 135 है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों के उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है प्रयुक्त होना। 136 कहता है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाज़त होनी चाहिए। 37 कहता है कि निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः लोकन होना चाहिए, मतलब रिव्यू होना चाहिए। 138 है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि होगी। 139 है कुछ रिट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय के प्रदत्त किया जाना चाहिए। 140 है उच्चतम न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियाँ होगी। 141 कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि की सभी न्यायालयों की अवधिकार होनी चाहिए। 142 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की डिग्रियां और आदेशों का प्रवर्तन प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश दिया जाना चाहिए। 143 कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 144 कहता है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय। 144 का कहता है कि विधियों की संवैधानिकता वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध है। और 145 कहता है कि न्यायालय के नियम आदि क्या होने चाहिए, उसके बारे में लिखा गया। 146 कहता है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 कहता है कि निर्वाचन कैसी होनी चाहिए, निर्वाचन। आगे आपका आता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। 148 में लिखा हुआ है कि भारत में एक नियंत्रण महालेखा परीक्षक होना चाहिए। 149 कहता है कि उसकी शक्तियाँ और कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है। 150 कहता है कि संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप कौन देखेंगे, तो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक देखेंगे। 151 कहता है कि संपरीक्षा प्रतिवेदन से ऊपर होनी चाहिए। अब चलते हैं भाग 6 की ओर देखते हैं। तो भाग 6 में आपका क्या है, 10 स्टेट्स क्या है, राज्य है, जो 152 से लेकर 237 तक है। अब चलते हैं आगे देखते हैं। तो 52 में कहता है 152 में परिभाषा। 153 में कहता है कि राज्यों का राज्यपाल। 154 कहता है राज्यों के कार्यपालक शक्तियाँ। 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्तियाँ, क्या है, 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति होगी। 156 कहता है कि राज्यपाल की पदावधि होनी चाहिए। 157 कहता है आपका राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। 158 कहता है कि राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। 159 कहता है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कैसे लेंगे, उसके बारे में लिखा गया है। 160 कहता है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन भी लिखा गया है। 161 कहता है कि क्षमा आदि कि कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्य की शक्ति है। 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। नेक्स्ट है मंत्री परिषद, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होना चाहिए। 164 कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्य का होना चाहिए। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता 165 में। सरकारी कार्य का संचालन 166 में स्टार्ट करता है, तो राज्य के सरकार का कार्य का संचालन करता है। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। राज्य का विधानमंडल देखते हैं। तो 168 में कहता है कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन होना चाहिए। 169 में कहता है कि राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन होना चाहिए। 170 कहता है विधानसभाओं का संरचना होना चाहिए। 171 कहता है विधान परिषदों की संरचना होनी चाहिए। 172 कहता है कि राज्यों के विधानमंडलों की अवधि क्या होगी, उसके बारे में है। 173 कहता है कि राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या क्या जरूरतें होती हैं। 174 कहता है राज्य के विधानमंडल में 17 सत्रावासन की विघटन क्या होनी चाहिए।
175 कहता है सदन और सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार क्या होना चाहिए। 176 कहता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण क्या है। 177 कहता है कि सदनों के बारे में मंत्रियों के महाधिवक्ता का अधिकार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका राज्य के विधानमंडल के अधिकारी के बारे में देखते हैं। तो 178 कहता है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए। 79 कहता है 179 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद त्याग और पद हटाने से जुड़े चीज़ को 179 में लिखा गया है। 180 में लिखा गया है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य शक्तियों की व्यक्ति की शक्ति के बारे में लिखा गया है। 181 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद हटाने के कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। नेक्स्ट है 182 विधान परिषद सभापति और उपसभापति के बारे में लिखा गया है। 183 में लिखा गया है कि सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने हेतु लिखा गया है किसमें 183 में। 184 में लिखा गया कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने या उप सभापति के अन्य व्यक्तियों की शक्तियां भी लिखा गया है 184 में लिखा गया है। 185 है जब सभापति और उप सभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प हो या विचाराधीन है तब उसका जो है पीठासीन ना होना ही लिखा गया 185 में। 186 में क्या लिखा गया है कि अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो तथा सभापति हो या उपसभापति उन सभी के वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी दी गई है 186 में। 187 है आपका राज्य का विधानमंडल या सचिवालय कार्य का संचालन किसके, तो 187 में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका कार्यों का संचालन। कार्यों का संचालन में है 188 कहता है सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा होना चाहिए। 189 कहता है सदनों की मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदस्यों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति सदस्यों की निरंतरताएँ। अगला है सदस्यों की निरंतरताएँ। 190 कहता है स्थानों के रिक्त होना। 191 कहता है सदस्यों के लिए निरंतरताएँ। 192 कहता है सदस्यों की निरंतरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय होना। 193 कहता है कि अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अर्थ न होते हुए निरंतरताएँ किए जाने के बैठने और मत देने के लिए शासित राज्यों को विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ होनी चाहिए। आगे है राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार। 194 कहता है विधानमंडलों की सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि के बारे में लिखा गया है। 195 कहता है सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। आगे है विधायी प्रक्रिया, जो 196 में कहता है कि विधेयकों को पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में। 197 कहता है कि धन विधेयक से विभिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निबंधन होना चाहिए। 198 कहता है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 99 कहता है 199 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा होनी चाहिए। अनुच्छेद 200 कहता है कि विधेयकों पर अनुमति होनी चाहिए। 201 कहता है विचारों के लिए आरक्षित विधि होनी चाहिए। नेक्स्ट है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 कहता है विधानमंडल के प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। 204 कहता है विनियोग विधेयक। 205 कहता है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 206 कहता है लेखानुदान, प्रत्यनुदान और अपवादानुदान। नेक्स्ट है आपका 207 कहता है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध होना चाहिए। प्रक्रिया के नियम क्या होने चाहिए 208 में कहता है। आगे कहता है 209 कहता है राज्यों के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के विधि द्वारा विधि नियम होना चाहिए। 210 कहता है विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होनी चाहिए। 211 कहता है विधानमंडलों में चर्चा पर निबंधन होनी चाहिए। 212 कहता है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। नेक्स्ट है राज्यपाल की विधायी शक्ति। 213 में लिखा गया है। वहीं प्रेसिडेंट का किसमें लिखा गया था, तो 123 में लिखा गया था, मालूम है ना। तो यहाँ है राज्यपाल की विधायी शक्ति विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश में प्राकृतिक करने वाले राज्यपाल की शक्ति। आगे देखते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में। तो 214 कहता है कि राज्यों के उच्च न्यायालय होना चाहिए। 215 कहता है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन होना चाहिए। 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद के शर्तें के बारे में बताई गई है। 218 कहता है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना चाहिए। नेक्स्ट है 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए। 220 कहता है कि अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात व्यवसाय पर निबंधन होना चाहिए। 221 कहता है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि पर क्या होना चाहिए,
222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक उच्चारण से दूसरे उच्चारण को अंतरण होना चाहिए। 223 कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। 224 कहता है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या होगी। 224 का कहता है कि उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 225 कहता है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता क्या होगी। 226 कहता है कि कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। 226 का कहता है कि अनुच्छेद 226 के अधीन जो है कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों के संवैधानिक वैधता पर विचार न किया जाना। 227 कहता है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति क्या होगी। 228 कहता है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय का अंतरण होना चाहिए। 228 का कहता है राज्य विधायी के संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध है। 229 कहता है उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक का व्यय। 230 कहता है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार क्या होनी चाहिए। 231 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापना। 232 कहता है निरसित होना। और आगे देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय। 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। 233 का क्या कहता है कि कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण होना चाहिए। 234 कहता है न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भत्ता होना चाहिए। 235 कहता है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होना चाहिए। 236 कहता है कि निर्वाचन होना चाहिए। 237 कहता है कि कुछ वर्गों या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंध का लागू भी होना चाहिए। आगे आपका भाग 7 है। भाग 7 क्या कहता है, तो इसमें है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ठीक है, तो 238 में आता है। 238 क्या है, तो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जो इसे जो है हटा दिया गया था। भाग 8, भाग 8 में आपका यूनियन टेरिटरीज कौन है, संघ राज्य क्षेत्र। 239 है आपका संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होना चाहिए। 239 का क है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल मंत्री परिषद या दोनों का सृजन होना चाहिए। 239 का क कहता है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध होना चाहिए। 239 का क के ख में है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किया गया है। 239 का ख सिर्फ कहता है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की प्रशासक की शक्ति होनी चाहिए। 240 कहता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों को या दोनों का सृजन होना चाहिए। 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। 242 कहता है कि कोडकू, ये क्या होता है भाई, पहली बार सुने भाई। भाग 9 क्या है, तो पंचायत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, जो कि 243 में आता है। 243 के भी उसमें भी जो है ना आपका 1 से 15 तक के अंदर आता है। चलिए देखते हैं 243 क्या है, तो परिभाषाएं हैं आपका पंचायत के बारे में। 243 का क क्या है, तो ग्राम सभा होनी चाहिए भाई, सबसे छोटे स्तर पर होना चाहिए, तो क में दिया है। उससे बड़े स्तर में पंचायतों का गठन। फिर ग में लिखा है पंचायतों का संरचना होनी चाहिए। घ है तो स्थानों का आरक्षण होना चाहिए, ठीक है। अंग है तो उसमें पंचायतों की अवधि क्या होगी। च है तो इसकी निहरताएँ क्या होंगे। छ है तो अक्षय है तो इसमें पंचायतों की शक्तियाँ। छ में क्या है, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या होगा, ठीक है। 243 का ज में क्या लिखा है, तो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ हैं। 243 के अक्ष में लिखा है कि वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग की गठन होनी चाहिए। 243 के यहाँ में लिखा है कि पंचायतों के लेखाओं का सम परीक्षा क्या होनी चाहिए। 243 का ट में क्या लिखा है, पंचायतों के लिए निर्वाचन होना चाहिए। 243 का ठ में लिखा है संघ राज्यों के लागू होना चाहिए। 243 के ड में लिखा है इस भाग में कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना चाहिए। 247 के ढ में लिखा है विद्यमान विधेयों के पंचायतों का बना रहना चाहिए। और 243 का न में लिखा हुआ है कि निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालयों का हस्तक्षेप भी वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, तो भाग 9 के क में क्या है, न्यायपालिका है, म्यूनसिपलिटीज़ है, ठीक है। 243 के 16 से जो शुरुआत देखिए 15 तक, अब उसके आगे से क्या लिखा है 243 के 23 तक का। तो इसमें 43 के त में लिखा है परिभाषाएं। 243 के थ में लिखा है नगर पालिका की गठन। 243 के द में लिखा है आपका न्यायपालिकाओं की संरचना। 243 के ध में लिखा है वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना के बारे में।
तो 243 के नम में लिखा है स्थानों का संरक्षण, 243 के प में लिखा है नगर पालिकाओं की अवधि, 243 के फ में लिखा है सदस्यों की निर्धनताएं, 243 के ब में लिखा है न्याय नगर पालिकाओं का आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। आगे है 243 के भ में नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनके निधियाँ, 243 के म में है वित्त आयोग, 243 के य में है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 के य क में है आपका नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, 243 के य के ख में है संघ राज्य क्षेत्रों के लागू होना, 243 के य के ग में है आपका इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना, 243 के य के घ में है जिला नियोजन के लिए समिति होना, 243 के य के अंग में है महानगर योजना के लिए समिति होना, 243 के य के च में है विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। वहीं 243 के छ में लिखा हुआ है आपका निर्वाचन संबंधित मामलों को न्यायालयों का हस्तक्षेप का बारे में लिखा गया है। अब चलते हैं भाग ख में, चलते हैं। तो भाग ख में क्या है आपका, भाग ख में है आपका सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 243 से आगे में है, 37 से 46 तक में, ठीक है। 243 के य के ज में है आपका परिभाषाएं, 243 के य के अक्ष में है सहकारी सोसाइटी का निगम, 243 के य के य में है मंडल तथा उसके पदाधिकारियों की संख्या तथा पदावधि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 243 का य का ट में है मंडल के सदस्यों का निर्वाचन, 243 का य का ठ में लिखा है मंडल का अधिक्रमण एवं निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन, 243 का य के अंग ड में लिखा हुआ है आपका सहकारी सोसाइटी के लेखाओं का अंकेक्षण, ढ में लिखा हुआ य का ढ में शासी निकाय की बैठकों का आयोजन होना, 243 का य के न में लिखा हुआ है सूचना प्राप्त करने के सदस्यों का अधिकार, 243 का य के त में लिखा है विवरणियाँ, 243 का य का थ में लिखा है अपराध एवं दंड, और 243 का य के द में लिखा बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी के लिए अनुप्रयोग, 243 के य के ध संघ शासित क्षेत्रों के लिए अनुप्रयोग, 243 के य में लिखा हुआ विद्यमान विधियों की सततता। अब आगे चलते हैं भाग 10 में। भाग 10 में क्या है भाई, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में। 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, 244 के क में है असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासित राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन होना। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है 245 से 63 के बीच में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 245 में क्या कहता है। तो 245 में आपका कहता है संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार है। 246 कहता है कि संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों क्या विषय वस्तु है। 247 कहता है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना या उपबंध की संसद की शक्तियाँ हैं। 248 कहता है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं। 249 कहता है कि राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के विषय बनाने की संसद की शक्ति है 249 में। आगे बढ़ते हैं तो 250 क्या कहता है आपसे कि यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के लिए संबंध में विधि बनाने की शक्ति भी होनी चाहिए। 251 कहता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति होनी चाहिए। आगे है 252 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने के संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभाव करने के लिए विधान होनी चाहिए। 254 कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों की राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति का प्रभाव होना चाहिए। 255 कहता है कि सिफारिशों एवं और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना होना चाहिए। 256 कहता है कि राज्यों जो आप देखिएगा प्रशासनिक संबंध 256 कहता है राज्यों की और संघ की बाध्यता होनी चाहिए। 257 कहता है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होना चाहिए। 257 के क कहता है आपका संघ के सशस्त्र बलों अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता होनी चाहिए। 258 कहता है कि कुछ दशाओं में राज्यों की शक्तियां प्रदान करने की आदि की संघ होना चाहिए। 258 के क कहता है आपका संघ के कृत्य सौंपने के राज्यों की शक्ति होनी चाहिए। 259 कहता है कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल होना चाहिए। 260 कहता है आपका भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता होनी चाहिए। 261 कहता है राज्य जनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ होने चाहिए। जल संबंधी विवाद 262 में कहा गया अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल में संबंधित विवादों का न्याय निर्माण होना चाहिए।
राज्यों के बीच समन्वय। 263 कहता है कि अंतर्राज्य परिषद का संबंध में उपबंध होना चाहिए। आगे देखिएगा कि 12 कहता है, भाग 12 में वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद के बारे में लिखा गया है, जो कि 264 लेकर 300 के क तक है। 264 है आपका निर्वाचन। 265 है आपका विधि के प्राधिकार या के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 266 कहता है कि भारत के राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे होने चाहिए। 267 कहता है कि आकस्मिकता निधि होनी चाहिए। आगे है आपका संघ और राज्यों के बीच जो है राजस्व का वितरण होना चाहिए। तो 268 में कहता है कि संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। आगे है 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले और संघ द्वारा राज्यों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले सेवा कर। 269 है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपने वाले कर। 270 कहता है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। आपका 271 कहता है कुछ शुल्कों और करों पर संघ के परियोजना के लिए अविधार। 272 में कुछ नहीं। 273 में जूट और जूट उत्पादकों के निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। ठीक है। 274 कहता है आपका ऐसे कराधान जिस पर राज्य जो है हितबद्ध प्रभाव डालने के लिए विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होनी चाहिए। 275 कहता है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान होना चाहिए। 276 कहता है कि वृत्तियां, व्यापारों और आजीविकाओं को नियोजन पर कर होना चाहिए। 278 कहता है कि कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार शुद्ध आगमन के आदि की गणना किसमें, तो 279 में। 280 में कहता है वित्त आयोग के बारे में। 281 कहता है वित्त आयोग की सिफारिश से की गई है। 282 है आपका, अब स्टार्ट होता है क्या, तो वित्तीय उपबंध। 282 कहता है संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले तथ्य। 283 कहता है संचित निधियां, आकस्मिक निधियां और लोक लेखाओं के जमा धनराशियां की अभिरक्षा। 284 कहता है लोक सेवकों की न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। 225 है आपका संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान में छूट। 286 है माल के क्रय के विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन। 287 है विद्युत पर करों से छूट। 288 है आपका जल के विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट। 289 में राज्यों की संपत्ति और आय को संघ से कराधान से छूट। 290 है आपका कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 290 का है कुछ देवस्वयं निधियों को वार्षिक संदाय। 291 है शासकों और निजी थैली की राशि। चलिए आगे देखते हैं उधार लेना। अब उधार लेना में 292 है आपका भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 है आपका राज्यों द्वारा उधार लेना। संपत्ति समुदायों द्वारा अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद है। 294 में कहता है कि कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियां, अधिकारों, दायित्वों के बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 295 कहता है कि अन्य दशाओं में संपत्ति हो, आस्तियां, अधिकारों हो, दायित्व हो, बाध्यताएं हो, उसके अधिकार। 296 कहता है राजगामी या व्यापक स्वामीहीन विहीन से पौधभूत संपत्ति। 297 कहता है राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मरण तट भूमि पर स्थित मूल्यवान चीज़ों और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के संपत्ति स्रोतों के संग में निहित होना। 298 कहता है व्यापार करने आदि की शक्ति होनी चाहिए। 299 कहता है समुदाय। 300 कहता है वाद और कार्यवाहियाँ, संपत्तियों का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। 300 कम है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित किया जाना। आगे देखिएगा 13 भाग 13 में है आपका भारत का राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में, जो 301 से 307 तक है। 301 कहता है व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता। 302 कहता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की निबंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। 303 कहता है व्यापार, वाणिज्य संबंध के संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निबंध। 304 कहता है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन। 305 कहता है विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 306 कहता है पहली अनुसूची भाग ख के कुछ राज्यों के व्यापार और वाणिज्य पर निबंधनों के अधिरोपण की शक्ति। 307 कहता है 301 से 304 के अनुच्छेद जो है उसमें परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं भाग 14 में है। अब आता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि चलता है आपका 308 से लेकर 323 तक। 308 से लेकर 323 तक। 308 कहता है आपका निर्वाचन,
309 कहता है संघ या राज्य के सेवा शर्त करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्ती। 310 कहता है संघ की राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। 311 कहता है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों के पदच्युत किया जाना, पद से हटाए जाना, पंक्ति में अनुमत किया जाना। नेक्स्ट है 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 312 का कहा है कुछ सेवाओं के अधिकारियों को सेवाएं किसत के परिवर्तन उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। 313 कहता है संक्रमणकाली उपबंध। 314 है कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध। लोक सेवा आयोग, अब लोक सेवा आयोग जो कि हम PSC कहते हैं, जिसे हम UPSC जिसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं बड़े बड़े, उनके लिए होता है। तो 315 कहता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होना चाहिए। 316 कहता है सदस्यों की नियुक्ति और पदाविधि क्या होगी। 317 कहता है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलंबित किया जाना, ये बारे में बताया गया है 317। 318 है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्ती के बारे में विनियम बनाने की शक्ति है। 319 है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के विनिमय बनाने की शक्ति। 320 है लोक सेवा आयोगों का कृत्य। 321 है लोक सेवा आयोगों का कृत्य का विस्तार करने का शक्ति। 323 है लोक सेवा आयोगों का व्यय। 323 है लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन। आगे चलते हैं 14 के क भाग का, जिसमें ट्रिब्यूनल से। 323 का क में कहता है आपका प्रशासनिक अधिकरण। 323 के ख में कहता है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 15 में है आपका निर्वाचन, इलेक्शन के बारे में। किसके बारे में है? इलेक्शन के बारे में। 324 जो है आपका इलेक्शन होना चाहिए भाई। निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण कर निर्वाचन आयोग का निहित होना चाहिए। 325 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आधार पर किसी व्यक्ति की निर्वाचन नियमावली के सम्मिलित किए जाने वाले अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली के सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 है लोकसभा और राज्यों का विधानसभाओं के निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार का अधिकार आधार पर होना। 327 है विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध के संसद की शक्तियाँ। 328 है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने वाली इस विधानमंडल की शक्ति क्या होगी। 329 में कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन होना चाहिए। 329 का कहा है प्रधानमंत्री और देश के मामलों में संसद के निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध बताए गए हैं। आगे है आपका 16 भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि 330 से लेकर 342 तक है। 330 में है लोकसभा के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। 331 से लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 से राज्यों के विधानसभाओं के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 से राज्यों के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों को प्रतिनिधित्व। 334 से स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष पश्चात न रहना। 95 संविधान संशोधन द्वारा जो इसे लागू किया गया था 2009 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 335 से आपका सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 336 से कुछ सेवाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 337 से आपका आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए वैश्विक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 338 है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। 338 के क में लिखा गया है अनुसूचित जनजाति के आयोग के बारे में। 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 340 है पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्तियाँ। 341 कहता है कि अनुसूचित जातियाँ। 342 है अनुसूचित जनजातियों के बारे में। अब चलते हैं आगे, तो भाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में। तो 343 में लिखता है आपका संघ की राजभाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संघ की राजभाषा। 344 है राजभाषा के संबंध में जो है आयोग और संसद की समिति होनी चाहिए। 345 है आपका राज्य के राजभाषा या राजभाषाएं होनी चाहिए। 346 एक राज्य दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य या संघ के बीच जो है पदाधिकारी की राजभाषा होगी। 347 है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा का संबंध भी विशेष उपबंध होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा। 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अधिनियम विधेयक के आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा होना चाहिए। 349 कहता है कि भाषा संबंध कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए। विशेष निर्देश। 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 के क है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 के ख में है आपका भाषाएं और
अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। 351 है आपका राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। आगे चलते हैं भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया है, आपात उपबंध के बारे में। 352 है आपका आपात की उद्घोषणा होगी। ठीक है। 353 है आपका आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा उसका भाई। 354 में है जब आपात का उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब लागू राजस्व वितरण संबंधी उपबंध का लागू होना चाहिए। 355 है ब्रह्म आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्यों के संरक्षण के संघ का कर्तव्य होना चाहिए। 356 है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 357 है अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा, अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। 359 है आपात के दौरान भाग 3 के द्वारा पदस्थ अधिकारियों का परिवर्तन और निलंबन। 359 है आपका क में कहता है इस भाग के पंजाब राज्य का लागू होना। और 360 में कहता है कि वित्तीय आयत के बारे में उपबंध होना। भाग 19 देखते हैं तो मिसलिनियस है, प्रकीर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 361 है आपका राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण होना चाहिए। 361 का कहता है कि सांसद और राज्यों के विधानमंडलों कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण होना चाहिए। 362 कहता है देशी राज्यों के शासकों का अधिकार और विशेषाधिकार। 363 कहता है कि कुछ संधियों में करारी आदि के उत्पन्न विवादों का न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन है। 363 का कहता है देशी राज्यों का शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति की और निजी थैलियों का अंत। 364 है महापतनों के विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 365 है संघ द्वारा की गए निर्देशों का अनुपालन करने या उनको प्रभावी बनाने करने का सफलता का प्रभाव। 366 है आपका परिभाषाएं। 367 है आपका निर्वचन। आगे चलते हैं। भाग 20 में है आपका संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 368 कहता है संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया क्या है। 368 में है। भाग 21 है आपका क्या अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। 369 क्या है आपका तो राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने के संसद की किस प्रकार की अस्थायी शक्तियाँ मानव समवर्ती सूची का विषय हो। 370 किससे तो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है। 371 है महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के संबंध के विशेष उपबंध। 371 का क है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 का ख है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 का ग है आपका मणिपुर राज्य से। 371 का घ है आंध्र प्रदेश से। और 371 का अंग है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से। आगे बढ़ते हैं। 371 का च है सिक्किम से। 371 का छ है मिजोरम से। ज है आपका अरुणाचल प्रदेश से। 371 का छ है आपका क्या गोवा से, क्या है गोवा से। 372 क्या है आपका विद्यमान विधियों पर व्रत रहने वाला और उसका अनुकूल। 372 का कहा क्या है तो विधियों का अनुकूलन करने के लिए राष्ट्रपति का शक्ति। नेक्स्ट है आपका 373 निवारक निरोधा रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं के आदेश करने के राष्ट्रपति की शक्ति। 374 क्या है फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालयों में या संपरिषद हिज मजेटी के समक्ष कार्रवाइयों के बारे में उपबंध हो। 375 कहता है कि संविधान के उपबंधों का अधीन रहते हुए न्यायालयों के प्राधिकारियों और अधिकारियों को कृत्य करते रहना। 376 क्या है तो उच्च न्यायालयों और न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है आपका। 377 क्या है आपका तो ये जो है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है आपका। 378 क्या है लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है आपका। 378 का क क्या है तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अवधि के बारे में विशेष उपबंध। 379 से लेकर 91 का निरस्त कर दिया गया है। 392 क्या है कठिनाइयों को दूर करने के राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 22 चलते हैं। भाग 22 में क्या है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। 393 क्या है संक्षिप्त नाम इस संविधान के संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। 394 क्या है यह अनुच्छेद संविधान के लागू इन्फोर्स होने के बारे में उपबंध करता है। इसके अनुसार अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 तथा स्वयं 394 कुल 16 तुरंत तथा शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को परिवर्तित होंगे। 394 का क्या है तो हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ होना चाहिए। 395 क्या कहता है लास्ट आपका तो संविधान में लागू होते ही पहले के सभी अधिनियम 1909, 1919, 1935 रद्द हो गए हैं। ये रहा आपका टोटल आर्टिकल 395। मैंने इस वीडियो में आपको पूरे जो है 395 आर्टिकल को बता दिया है। मैंने कहा था सिर्फ बताऊंगा किसमें क्या है, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं डिटेल से बताऊंगा। मैं शुरुआत में कहा था मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, ठीक है। सबको मैं
एक एक करके से बताते चल जाऊँगा। तो बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। इसी से आपको ज़्यादातर जो है पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। जब ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता तो भाई पहले पढ़ चुके होते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हमारा यह सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।